नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज क्या है, अपने पास दो खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है पहली तो कि जो RAS, रीट और SSC, LDC या रीट पटवारी SI जिसकी भी तैयारी कर रहे हो या कोई भी राजस्थान लेवल का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी जो साइंस से रिलेटेड जो भी मतलब पार्ट है साइंस से रिलेटेड वो मैं करवाऊंगा। बुधवार से वीडियोज अपलोड करने चालू करूंगा, ठीक है। और दूसरी ये है कि जो शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब ने एक नया प्लेटफॉर्म पीछे लॉन्च किया था। कौन सा? यूट्यूब शॉर्ट्स। जो यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया है उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा और उस पर बनाऊंगा मैं इंडिया लेवल की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडिया लेवल मतलब UPSC, SSC इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे या कोई भी साइंस से रिलेटेड जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता हो या अन्य किसी भी चीज़ को आपकी मतलब इम्प्रूव करता हो, ठीक है, स्किल्स वगैरह को, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। कब से? बुधवार से। जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं दो एक करके वो अपलोड करना चालू करूंगा। साथ में आपको बता दिया उसके भी। और साथ में एक बात ये भी है कि जो मैंने पहले जैसे वीडियो जो स्टार्ट किए थे तब मैंने ऐसे बोला था भी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जो है उसके मतलब वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। बट रियल में क्या है कि वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जेट ICR ये सब क्या है कि मतलब सिलेबस इनका क्या है, सेम है। क्या है? सेम है। सेम होने के कारण आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने जो फ्रेंड हैं उनको बोलें कि जो जेट ICR की तैयारी कर रहे हैं कि भी आप इनके वीडियोस देखें। अगर उन्हें अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्या है कि उन पक्का अपनी गारंटी है कि 100% इसी में से ही आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएंगे। और तो ये थी बातें। तो अपने चलो एंड फुल एनर्जी के साथ क्या है शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए अपने शुरू करते हैं। आज क्या है कि एक तो आज से अपने एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या है, अपने सीरियस नहीं रह के एक फ्रेंड की तरह, फ्रेंड मतलब दोस्त की तरह अपने शुरू करेंगे। आगे के जो भी अब से जो भी वीडियोज आएंगे मतलब जो टीचर और स्टूडेंट, मैं टीचर आप स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट का जो गैप होता है उसको खत्म करके। क्यों? क्योंकि मैंने अगर वीडियो अपलोड कर दिया उसके बाद मुझे तो पता नहीं है कि मेरा वीडियोस कौन देख रहा है। मेरे लिए तो हर कोई देख रहा है वीडियो, चाहे उस पर व्यूज़ चाहे 2 ही है, 10 है, 2000 है, 2 लाख है, कितने भी व्यूज़ है, मेरे लिए तो मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया। आज नहीं तो कल कोई ना कोई देखेगा ही। तो वीडियोस अपलोड करने के बाद ऐसा ना लगे कि भी सर हैं, ये सर की तरह ही मतलब बिहेव कर रहे हैं, बल्कि क्या एक दोस्त की तरह, ताकि अपने क्या एक घुल मिल के। जैसे क्या होता है, एक बच्चा कोई भी है फ्रेंड, वो क्या हुआ किसी के घर पे गया उसके दोस्त के साथ, कि दोस्त ने कहा चलो अपने घर चलते हैं, तो वो चला गया घर पे जाने के बाद बैठ गया कैसे ऐसे शरीफ सा बन के। ऐसे बैठने के बाद क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि इससे शरीफ है ही नहीं। किसके सामने? उसके घर वालों के सामने। और उसके पापा से मिला, कुछ देर बातें की, फिर घर से निकल के बातें की, फिर डिसाइड किया चलो पार्क चलते हैं। पार्क जाने के बाद क्या नज़ारे हैं, क्या हरियाली है, ऐसे फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं। और वही अगले दिन फिर उसी दोस्त के घर पे गया। उसके पापा जब मतलब वापस पार्क जाने के लिए रेडी हुए तो उसके पापा बोले कि नहीं आज अपने भी साथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो क्या है कि वो पार्क जाने के बाद ऐसे बोलेगा क्या नज़ारा है, क्या हरियाली है, ठीक है, ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि वो ये जानता है कि इसके पापा हैं, अपनी जनरेशन गैप आ गया, ये जो गैप है इसको अपन ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्यों उसके पापा उसके दोस्त के साथ कोई मतलब संबंधित बात नहीं करते क्या, रिलेटिव, मतलब जो भी कॉन्फिडेंशियल बात होती है, मतलब हर व्यक्ति की प्राइवेट बातें होती है। रियल में जो एक इंसान होता है, आपको एक बात बताता हूँ ऐसे कि रियल में जो इंसान आपको रियल में कहीं दिखेगा, मतलब उसका रियल रूप हर व्यक्ति का बाथरूम में आता है। नहाते वक्त जो होता है वो उसका रियल रूप होता है, जो उसकी दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो सिर्फ वही जानता है कि उसका रियल रूप क्या है, ठीक है। तो चलो अपने ये तो हो गई बातें। और एक मैंने इसका एग्रीकल्चर आपको बताया, एग्रीकल्चर ये इसका पहले आता था एग्रीकल्चर लिख के, और फिर इसके आगे जैसे एग्रीकल्चर लिख दिया। एग्रीकल्चर लिखने के बाद
जैसे एग्रोनॉमी लिखा हुआ है, पहले प्लेलिस्ट का नाम था ये, अब मैंने क्या किया एग्रीकल्चर फिर ऐसे लगा के और जेट ICR भी लिख दिया है। क्यों? क्योंकि जेट ICR और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस सेम है। अगर आपको वीडियोज अच्छा लगे तो आप ज़रूर कहें अपने दोस्तों को कि ये देखें, ठीक है। तो अपने अब शुरू करते हैं। पीछे वाले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको करवाया था जैसे भारत में राजस्थान की स्थिति, क्या करवाया था? भारत में राजस्थान की स्थिति करवाया था। भारत में राजस्थान की स्थिति से मतलब ये है कि अपनों ने जो भी किए उसके बाद, और मैंने आपको बोला था मतलब उससे संबंधित संस्थान करवाऊंगा, 5 करवा दिए थे, 5 और करवाऊंगा। तो अपने अब शुरू करते हैं कि भारत में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति, ठीक है। भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है कि अपने प्रदेश में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपना प्रदेश कौन सा? अपना राजस्थान। राजस्थान में पहली बार नस्ल के आधार पे पशु गणना कब स्टार्ट हुई थी, ये अपनों को पूछ ले तो अपने क्या बताएंगे? नस्ल के आधार पे कैसे कि एक तो अपनों को क्या है कि मतलब भेज दिया पशु गणना करने वालों को, उन्होंने देख लिया भी यहाँ राजस्थान में 5 करोड़ भैंसें हैं। कितनी है? 5 करोड़ भैंसें हैं, ठीक है। उन्होंने एक तो ये बताया, एक उनको ये बताना पड़े कि भी मुर्रा कितनी है, नीली रावी कितनी है, जाफराबादी कितनी है, और साहिवाल तो गए आगे, ये जाफराबादी कितनी है, और मैसाना, सुरती, बदावरी, नागपुरी, डोडा, ये सब कितनी है, इनकी संख्या बतानी पड़े। तो वो क्या है? नस्ल के आधार पे क्या है? पशु गणना है। तो उसकी शुरुआत कब हुई? अब जैसे कि क्या है कि एक तो कोई पूछ ले कि भैया बॉलीवुड में फैन किसके हो आप बॉलीवुड में मतलब बॉलीवुड के फैन हो या नहीं। एक तो ये पूछे कि बॉलीवुड के कितने फैन हैं, विसंख्या ही करोड़ों में। एक अपने क्या पूछने गए कि भैया करीना कपूर का कौन है, कैटरीना कैफ का कौन है, आजकल वो हिंदू की जवानी वाली कियारा आडवाणी के फैन कितने हैं। ये क्या हुआ? ये अपनों ने क्या किया? अलग अलग के फैन बेस देखे तो ये क्या छंटनी हो जाएगी। वैसे ही क्या है, प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पे पशु गणना कब हुई थी? तो प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना कब हुई? तो प्रदेश में नस्ल के आधार पे पशु गणना जो हुई थी वो थी 18वीं। कौन सी पशु गणना थी? 18वीं। अभी कौन सी हुई थी? 2019 में 20वीं। अब ये कौन सी हुई? 18वीं क्या थी? पशु गणना। 18वीं पशु गणना में क्या हुआ? प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पर क्या हुई? पशु गणना हुई। अब आपसे पूछ ले कि 18वीं पशु गणना हुई कब थी? तब तो 18वीं पशु गणना हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में हुई थी 18वीं पशु गणना, ठीक है। तो प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना कब हुई? 18वीं पशु गणना थी। और कब हुई? 2007 में, ठीक है। या ऐसे पूछ ले प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पर कौन सी पशु गणना हुई थी? प्रथम बार कब हुई थी? या कौन सी पशु गणना थी जो हुई थी? वो कौन सी थी? 18वीं। एक मैं आपको बताता हूं, जैसे जखराना नस्ल की एक बकरी है, जखराना नस्ल की एक क्या है? बकरी। उस बकरी का आपको मूल स्थान पूछ ले भी वो है कहाँ की, मूल स्थान उसका कहाँ का है? तो मूल स्थान उसका कहाँ का है? उसका मूल स्थान है बहरोड अलवर का। कहाँ है? बहरोड अलवर का, ठीक है। बकरी से एक बात और बता देता हूं कि नागौर है, वहां एक गांव है, जो नागौर जिला है, बड़ा जिला है काफी। नागौर जिले में एक गांव है, कौन सा गांव? वरुण गांव। कौन सा गांव? वरुण गांव। उस वरुण गांव की जो बकरियां हैं वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। क्या है? प्रसिद्ध पूरे देश भर में। आपके आ सकता है कि भी नागौर के कौन से गांव की बकरियां पूरे देश भर में प्रसिद्ध है? कौन से गांव की? वरुण गांव की। वरुण गांव की जो कहाँ है? नागौर में की बकरियां
पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि नाचना, नाचना शुरू मत कर देना आप कहीं, क्यों? क्योंकि ये नाचना एक जगह है, कहाँ है? ये है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में एक जगह है नाचना, भटे के है, भटे का ऊँट है जिसको बहुत प्रसिद्ध है पूरे देश में ही, कटा है पूरे देश में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नाचना जो जैसलमेर है, नाचना जगह है जैसलमेर में, उसके ऊँट जो है कहाँ है? पूरे देश भर में क्या है? प्रसिद्ध। इसके बाद बात करें अपने, इसके बाद अपने देखें तो ये एक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत, पशुधन दवा योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री कब हुई शुरुआत हुई थी इसकी 15 अगस्त। कब हुई थी? 15 अगस्त। 15 अगस्त आपको याद रह ही जाएगा। और 15 अगस्त 2012 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 2012 में किसकी शुरुआत हुई? मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, अपनों ने क्या किए? अपने रिपीट कर लेते हैं। 5 अपनों ने ये देखे हैं पॉइंट। प्रदेश में पहली बार नस्ल के आधार पर पशु गणना कब हुई? 2007 में। कौन सी पशु गणना थी? कौन से नंबर की? 18वें नंबर की। ठीक है, 18वीं पशु गणना हुई थी। इसके बाद अपने देखें कि जखराना नस्ल की जो बकरी है वो, उसका मूल स्थान कहाँ है? बहरोड कहाँ है? अलवर। ठीक है, इसके बाद जो वरुण गांव है कहाँ है? नागौर जिले में। उसकी जो बकरियां हैं वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। कहाँ है? पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। नाचना एक जगह है, कहाँ है? जैसलमेर में। उसके क्या है? ऊंट पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें अपने मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2012 को। कब हुई? 15 अगस्त 2012 को इसकी शुरुआत हुई। किसकी? मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना की शुरुआत हुई। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब अपने बात करते हैं, जो आपको बताया था कि मैं कुछ संस्थान आपको करवाऊंगा, जैसे 25-26 के करीब हैं। रेगुलर आपको करवाता रहूँगा 5, ताकि अपने क्या है कि एक रिदम बनी रहे। और एक पेज पे आप लिख लेना, उसके अगले वाले 5 है वो मैं अब करवा रहा हूँ। ठीक है, कौन से अगले वाले 5 कौन से हैं? कि वही पशुपालन से संबंधित संस्थान। ठीक है, क्या है? पशुपालन से संबंधित संस्थान। कौन सा है? पशुपालन से संबंधित संस्थान। अपने 5 की बात करेंगे। पहला आपने देखें तो एक तो है NRCY। ये क्या है? ये है राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र। ये है कहाँ? ये है दिरांग वेस्ट के भांग, दिरांग
वेस्ट केबांग नाम की एक जगह है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी शुरुआत कब हुई पहली बार, मतलब इसकी संस्था की स्थापना कब हुई? 1989 में। कब हुई? 1989 में। NRCY। अब इसके बाद देखें तो है NRCM। NRCM कौन सा है? राष्ट्रीय मिथुन चक्रवर्ती नहीं, मिथुन, ठीक है, मिथुन अनुसंधान केंद्र। मिथुन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? ये है जरपानी में। कहाँ है? जरपानी कहाँ है? जरपानी है नागालैंड में। कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, इसके बाद अपने बात करें, इसके बाद एक है नियानेप। नियानेप बोल रहा हूं, वैसे इसका है NIANAP। ये क्या है? इसमें आप देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल, ठीक है, ये तो हो गया इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, किसके लिए? पोषण के लिए। एंड फिजियोलॉजी, किसके लिए? फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी कहाँ है ये है कहाँ? ये है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? बेंगलोर है कर्नाटक में। कहाँ है बेंगलोर? कर्नाटक में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखें तो बीकानेर में है एक, कौन सा है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर कटा है? राजस्थान में। राजस्थान इंडिया में, इंडिया दुनिया में, ठीक है। इसके बाद अपने देखे तो NIN का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ये कहाँ है? ये है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब उन्होंने कितने कर लिए? 5 कर लिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले कौन सा किया? पहला किया उन्होंने NRCY, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? दिरांग वेस्ट केबांग में। कहाँ है? दिरांग वेस्ट केबांग में। दिरांग वेस्ट केबांग का है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और स्थापना कब हुई इसकी संस्थान की? 1989 में। कब हुई? 1989 में। इसके बाद है NRCM। NRCM क्या है? राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है? जरपानी नागालैंड में। कहाँ है? जरपानी नागालैंड में। इसके बाद अपने बात करें NINAP यानी नियानेप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। कहाँ है? बेंगलोर। बेंगलोर में कहाँ? बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में।
इसके बाद है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? ये है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। इसके बाद NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये अपनों ने 5 कर लिए हैं, आप उसी लाइन में लिखते रहे। अब कितने हो गए अपने टोटल? पहले वाले 5 और ये वाले 5 मिला के 10 हो गए। ठीक है, ये जितना आपके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही ये किसके लिए है? ये है जो ICAR-Z की एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, इसके बाद अपने देखें तो इसके बाद अपन देखेंगे कि भैंस, जो आपको टॉपिक करवा रहा था, कौन सा करवा रहा था? भैंस। तो भैंस में क्या है, अपनों ने बात कर ली थी, बाकी अपने बात करते हैं। अब जो भैंस का मध्यकाल होता है वो कितनी देर का होता है? वो होता है 12 से 36 घंटे का। कितना होता है? 12 से 36 घंटे का। फिर होता है मध्य चक्र, ये मध्यकाल हो गया। मध्य चक्र कितने दिन का है? मध्य चक्र है 21 दिन का। अब ये होता क्या है, कईयों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा। तो ये क्या है, होता क्या है रियल में कि जो पशु होते हैं, जितने भी पशु हैं, उनमें क्या होता है कि एक चक्र आता है। ठीक है, आपको बताऊंगा क्यों आता है। तो वो क्या होता है कि उसे अपने बोलेंगे मध्य चक्र। जो मनुष्य होते हैं उनमें आता है ऋतु चक्र। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि ये मान लो ये गर्भाशय है, ठीक है, यहाँ है गर्भाशय के अंदर क्या है? अंडाणु। एक किशोरावस्था आने के बाद अंडाणु आते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये इसके आधार पे बता रहा हूँ, इससे ही आप इसका इमेजिनेशन कर लेना। ठीक है, ये है अंडाणु। अब क्या हुआ कि अंडाणु आया, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो गर्भाशय की दीवार है ये होने लगी मोटी। क्या होने लगी? मोटी होने लगी। इसने वेट किया किसका? शुक्राणु के आने का, बट शुक्राणु आया नहीं। शुक्राणु नहीं आया तो अब क्या होगा? ये जो इतनी बड़ी हो गई परत, इतनी मोटी हो गई, ये वापस अपने रियल शेप में तो आएगी ही। ये अपने जब रियल शेप में आएगी तब ये और ये अंडाणु क्या है? शरीर से बाहर क्या है? निकलेंगे, एक ब्लड के रूप में निकल जाएंगे ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये मतलब निकलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मान लो किसी वक्त किसी टाइम ये आ गया शुक्राणु यहाँ आने के बाद शुक्राणु अंडाणु का संलयन हुआ, फिर भ्रूण यहाँ पे गर्भाशय की दीवार पे स्थापित हो जाएगा, आरोपित हो जाएगा। फिर ये दीवार क्या है जो इसके रियल शेप में है वो रहेगी। ठीक है, अब ये देखो आप कि जब ये हुआ, ये कितने दिन बाद होगा? अगर मान लो ये जो ब्लड का बाहर जाना हुआ तो ये कितने दिन बाद होगा? इसमें ये क्या हुआ? एक साइकिल क्या होता है? साइकिल का पहिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं पे वापस आएगा, तो ये क्या होता है? एक चक्कर पूरा होता है। कितना चक्कर पूरा हुआ? एक। इसका चक्र कितने दिन में पूरा होता है? 21 दिन बाद ये मध्यकाल दोबारा आएगा 12 से 36 घंटे का। फिर 21 दिन बाद फिर आएगा, फिर 21 दिन बाद फिर आएगा, फिर 21 दिन बाद फिर आएगा। ये 12 से 36 घंटे रहेगा और 12 से 36 घंटे रहने के बाद फिर 21 दिन बाद फिर आएगा। ये तो हो गया मध्यकाल और मध्य चक्र। मध्यकाल कितनी देर का है भैंस में? 12 से 36 घंटे का। मध्य चक्र कितने दिन का है? 21 दिन का। इसके बाद बात करें कि भैंस का जो मांस है उसको क्या कहा जाता है? भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? भैंस के मांस को बोला जाता है बफन। क्या बोला जाता है? बफन, या क्या बोला जाता है? फ्लैश। क्या बोला जाता है? बफन या फ्लैश। ठीक है, बफन या फ्लैश। इसके बाद बात करें इसके गर्भकाल की, तो इसका जो गर्भकाल होता है वो होता है 310 दिन का। कितने दिन का होता है? 310 दिन का भैंस का। ठीक है, इसके बाद देखें तो श्वास गति कितनी है इसकी पर मिनट में? श्वास गति पर मिनट में कितनी है? इसकी श्वास गति है 16 से 20। क्या है? 16 से 20 पर मिनट में है इसकी श्वास गति, मतलब सांस लेने की गति है। आपको क्या बताया? भैंस में मध्यकाल बता दिया 12 से 36 घंटे का, मध्य चक्र बता दिया 21 दिन का, और एक बता दिया आपको मांस बफन या फ्लैश, और गर्भकाल क्या है? 310 दिन का है, और श्वास गति पर मिनट कितनी है? 16 से 20 पर मिनट में है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपने क्या देखेंगे, इसके बाद अपने देखेंगे, मैंने उस दिन बताया था आपको 7 नस्लें बताई थी किसकी, भैंस की। कौन सी बताई? मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी और सुरती, महसाना, भदावरी और नागपुरी। एक और थी बताई नहीं थी, बट अब बता रहा हूँ, टोडा। ये टोडा वाली जब मैं बताऊंगा ना तब आपको गब्बर राणा वाली स्टोरी बना के इतने बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कौन सी, मुर्रा की। कौन सी बात करते हैं? मुर्रा की। मुर्रा क्या है? भैंस की एक नस्ल है। क्या है? भैंस की एक नस्ल है। अपनों को पूछ ले कि मुर्रा का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? मुर्रा का उत्पत्ति स्थान अगर अपन लोगों को पूछ ले तो कहाँ है? मुर्रा का जो उत्पत्ति स्थान है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास क्या है? दिल्ली। दिल्ली के पास क्या है? हरियाणा। हरियाणा के पास क्या है? पंजाब। तो ये जो एरिया है यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, इसके बाद देखें अपने इसका अन्य नाम। इसका अन्य नाम आप देखो, एक तरीका है याद रखने का, ये है दिल्ली। दिल्ली को DELHI इसकी स्पेलिंग है, दहली बोलते हैं कुछ लोग, तब दिल्ली। तो ये क्या है? दहली भैंस। क्या है? दहली भैंस भी कहते हैं इसे। ठीक है, अपने इसको कहेंगे शीला भैंस। कौन सी भैंस? शीला की जवानी नहीं, हाँ शीला की, मतलब शीला भैंस। क्या कहेंगे? शीला भैंस। क्यों कहेंगे अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, वीडियो देखते रहें आप क्यों कहते हैं। अब अपने देखते हैं, ये आपने देख लिया उसका उत्पत्ति स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और इसका अन्य नाम क्या है? दिल्ली भैंस। अपनों ने क्या रख लिया? शीला। ठीक है, अब अपने देख लेते हैं इसकी शारीरिक विशेषता। क्या देख लेते हैं? शारीरिक विशेषताएं। अगर अपने बात करें इसकी शारीरिक विशेषताएं की तो देखो आप, ये क्या है? एकदम कालाकुट कलर की है, मतलब एकदम शाह कलर है, शाह काले रंग का कलर है इसका। ठीक है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? शाह काले कलर है और इसका जो मूंछ है, मूंछ नहीं सॉरी, इसके जो मुंह है, इसके मुंह पर क्या है कि मुंह पर और इसके जो पूंछ है उस पर और पैर पर सुनहरे कलर के बाल हैं। कैसे बाल हैं? सुनहरे कलर के। अब सुनहरे कलर के बाल हैं, चांदनी रात है, ये सुनहरे कलर के चमकते बाल हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता एक। तो दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि बहुत ही सुंदर भैंस है ये, भैंसों की सबसे सुंदर नस्ल है, भैंसों की सबसे सुंदर नस्ल है। भैंसों की क्या है? भैंसों की सबसे सुंदर नस्ल है। ठीक है, तभी मैंने इसको बोला था कौन सी? शीला। क्यों? क्योंकि अब दिल करता है होले होले से मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। व्हाट्स माय नेम? शीला। क्या नेम? शीला। क्यों? क्योंकि आप देखो कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है? सुंदर है, बहुत ही ज्यादा क्या है? सुंदर भैंस है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है? सबसे सुंदर भैंस। ठीक है, इसके बाद अपने बात करें तो ये जो इसकी जो सींग है वो कैसे हैं? इसके सींग है जलेबी के आकार के। कैसे हैं? जलेबी की तरह सीधे हैं इसके सींग। ठीक है, मतलब कैसे हैं? जलेबी के आकार के हैं। ठीक है, कैसे आकार के हैं? सींग इसके जलेबी आकार के। ठीक है, इसके बाद अपने देखें तो एक मैंने आपको बताया था पशु क्या है या भैंस क्या है? पूरे शाह कलर की भैंस
काले शाह कलर की या शाह काले कलर की, शाह काले रंग की, लेकिन मुंह पूंछ और पैर पर सुनहरे बाल। कैसे बाल हैं? सुनहरे बाल। ठीक है। इसके बाद देखो आप, ये तो हो गए इसके विशेषताएं। और भी विशेषताएं इसकी, और विशेषताएं क्या है कि सबसे मीठा दूध इसका ही है। क्या है? सबसे मीठा दूध, और विश्व की सबसे दूध देने की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कैसी नस्ल है? सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। सबसे क्या है इसका? मीठा दूध। और विश्व की दूध देने वाली, विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल। ठीक है। इसके बाद देखो कि ये जो मुर्रा नर है, इसका एक नर जो है वो नर प्रजाति क्या है कि वो जो ये फार्म नहीं होते, कृषि फार्म, इनमें क्या है, भार ढोने के लिए विशेष प्रमुख नस्ल है। ठीक है, फेमस नस्ल है कि भार ढोने के लिए काम आती है। ठीक है, क्या है? नर, मुर्रा नर क्या है? कृषि फार्म में बोझ ढोने के लिए, बोझ ढोने के काम आते हैं। मुर्रा नर कृषि फार्म में क्या है? भार ढोने के, भार ढोने के काम में लिया जाता है। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं, या इतना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया? अपने रिपीट कर लेते हैं। मुर्रा, मुर्रा का उत्पत्ति स्थान क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। इसके बाद इसका अन्य नाम क्या है? देहली भैंस। क्या नाम है? देहली भैंस। इसके बाद इसकी बात करें अपने शारीरिक विशेषताएं की, तो सबसे सुंदर भैंस। क्या है? सबसे सुंदर भैंस। सींग कैसे हैं? जलेबी आकार के। कैसे हैं सींग? जलेबी आकार के। भैंस सींग कैसे है? जलेबी आकार के। भैंस क्या है? रंग इसका कैसा है? एन शाह कलर का है। कैसा है? एन शाह कलर की है। लेकिन इंगा जी को मूंछ है, मतलब इंगा जी के मुंह है और पैर है और पूंछ है, इन पर के है बाल सुनहरे कलर का है। ठीक है। मीठा दूध, सबसे मीठा दूध इसी का है और विश्व की दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसके बाद मुर्रा नर जो कृषि फार्म में क्या है? बोझा ढोने या भार ढोने के क्या है? काम आते हैं। ठीक है, इसको अपने कर देते हैं इरेज, और फिर आपको इसके दूध की उपयोगिता बताते हैं, या एक बार इतना इरेज कर देते हैं। तो मुर्रा जो भैंस है उसका उपयोगिता की बात करें भी, कोई ना कोई इसकी उपयोग भी तो आती ही होगी। ये उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता है कि 1800 से 2500 लीटर, 2500 लीटर दूध क्या है? पर बयांत में देती है। कब देती है? पर बयांत में। ठीक है, 1800 से 2500 लीटर दूध पर बयांत में देती है। इसकी दूध में वसा कितनी होती है? इसके दूध में वसा कितनी होती है? 5 से 7%। कितनी है? या सॉरी, कितनी है? 7% इसके दूध में क्या है? वसा है। यही बस है। इसका आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। उपयोगिता कितनी है? उपयोगिता में क्या है? इसके दूध कितना है पर बयांत में? 1800 से 2500 लीटर दूध पर बयांत में है। और इसकी दूध में वसा कितनी है? 7%। कितनी है? 7%। ठीक है।
तो मुर्रा अपनों ने कर ली। अब अपने करते हैं कौन सी नस्ल, अब अपने करते हैं नीली रावी। कौन सी है? नीली रावी। नीली रावी कौन सी है? तो नीली रावी की अगर बात करें तो अपने देखें तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, किसकी बात करें? इसके उत्पत्ति स्थान की। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? इसका उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक जिला है मोंटगोमरी। कौन सा जिला है? मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी जिले की एक तहसील है पाकपटन। कौन सी तहसील? पाकपटन। बस वहीं इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। कहाँ है इसका? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के, मोंटगोमरी जिले की पाकपटन तहसील, जिले की पाकपटन तहसील। ठीक है। इसके बाद अपने बात करें तो अपन लोग देखते हैं कि हाँ ठीक है, उत्पत्ति स्थान क्या है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले की पाकपटन तहसील। एक अपने इंडिया में कहाँ है और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? और पंजाब का फिरोजपुर जिला कहाँ है? फिरोजपुर जिले में। फिरोजपुर जिला है कहाँ है? पंजाब में। पंजाब का फिरोजपुर जिला, ये है इसका उत्पत्ति स्थान। ठीक है। इसके बाद इसके अन्य नाम की अगर बात करें, अन्य नाम की, तो इसका अन्य नाम है पंच कल्याणी। क्या नाम है? पंच कल्याणी। क्या नाम है? पंच कल्याणी। अब अपनों को अगर कोई पूछ ही ले कि इसका नाम नीली रावी क्यों है, तो रियल में क्या है कि सतलज जो नदी है वो, उसका पानी नीला होने के कारण इसका क्या है नाम, क्या पड़ा? इस भैंस का नीली रावी पड़ा। ठीक है। क्या नाम पड़ा? नीली रावी। क्यों पड़ा इस भैंस का नाम? क्योंकि सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण, नीला होने के कारण इस भैंस का नाम नीली रावी पड़ा। ठीक है। इसके बाद अपने बात करें इसकी शारीरिक विशेषताएं की, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। इसकी बात करें अपने, इसके बाद अपन देखें तो इसकी है शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने दोस्त की तरह भी मतलब बातें करेंगे। ठीक है। तो अपना कोई शर्म शंका हो तो उसको कुंटी पे टांग देना पहले ही। ठीक है। अब अपने क्या है कि अपने देखते हैं अब इसकी क्या है शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषता में क्या है कि ये जो भैंस है इसका क्या है कि जो टांग है उसके टांग के जो निचला हिस्सा है टांगों का वो, और जो इसके पूंछ का अंतिम छोर है वो कैसा है? सफ़ेद है। ठीक है। तो इसकी क्या है पैर का निचला हिस्सा तथा पैर का निचला हिस्सा तथा पूंछ का अंतिम छोर, पूंछ का अंतिम जो छोर है वो कैसा है? सफ़ेद। कैसा है? सफ़ेद। अब अगले की बात करें तो अगले पॉइंट की, तो इसका अगला पॉइंट ये है कि इसकी जो आंखें हैं, आंखें क्या है? बिल्कुल सफ़ेद है। मतलब कोई इसकी आंखों भी देख के ये नहीं दे सकता, मतलब वो होता है ना कि भी तेरी आंखों में खुद की तस्वीर देखना मेरी तमन्ना है।
तेरी आंखों में खुद की तस्वीर देखना मेरी एक तमन्ना है। अब इसमें आप देखो कि भी मान लो कोई है, वो गया किसी के पास, तो वो वहाँ खड़ी है, कोई लड़का है, मतलब कोई यहाँ खड़ा है, उसकी आंखों में कैसे देखेगा अपनी तस्वीर? तभी देख पाएगा ना जब आंखें बिल्कुल ऐसे नज़दीक में हो, उसके पास जाएगा, उसकी आंखों में तस्वीर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी ना। बट ये जो ये जो क्या है, सॉरी, ये क्या है, ये जो भैंस है, कौन सी? नीली रावी, अगर इसकी आंखों में कोई आंखें डाल के अपनी फ़ोटो देखना चाहे ना तो नहीं देख पाएगा। क्या नहीं देख पाएगा? क्यों? क्योंकि इसकी आंखें क्या है? बिल्कुल सफ़ेद। क्या है? बिल्कुल सफ़ेद है। ठीक है, आंखें क्या है इसकी? सफ़ेद। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वोल आइज। क्या बोलते हैं? वोल आइज। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं कितनी हैं? शारीरिक विशेषताएं इसकी दो ही हैं। कौन सी है? पैर का निचला हिस्सा और पूंछ का अंतिम छोर कैसा है? सफ़ेद। और आंखें कैसी हैं? आंखें भी कैसी है इसकी? सफ़ेद। और जिसके कारण इसकी आंखों को क्या बोलते हैं? वोल आइज। क्या बोलते हैं? वोल आइज। अब इसकी बात करते हैं अपनी उपयोगिता की। किसकी बात करेंगे? उपयोगिता की। उपयोगिता की अगर बात करें अपने, उपयोगिता, संयोगिता नहीं, हाँ ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो इसका दूध, अब मतलब दूध देख लेते कितना देती है। ये देती है 1500 से 1800 kg पर ब्यांत में। इसका जो ब्यांत होता है वो होता है 250 दिन का। कितने दिन का? 250 दिन का क्या है? ब्यांत है। ठीक है, इसके बाद अपन लोग देखेंगे कि इसकी जो वसा है वो कितनी है। वसा कितनी है? 5 से 6.5%। कितनी है? 5 से 6.5% इसमें क्या है? वसा है। ठीक है, कि नीली रावी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के पाकपटन तहसील, पंजाब का फिरोजपुर जिला। ठीक है, शारीरिक विशेषताएं क्या है कि पैर का निचला हिस्सा तथा पूंछ का जो अंतिम छोर है वो कैसा है? सफ़ेद। इसके बाद अपने देखें तो आंखें क्या हैं? सफ़ेद, और जिसके कारण इसकी आंखों को क्या बोलते हैं? वोल आइज। ठीक है, उपयोगिता 1500 से 1800 kg पर ब्यांत में देती है दूध। 250 दिन का इसका ब्यांत है। और वसा कितनी है? 5 से 6.5% यानी 6.5% इसकी क्या है? इसके दूध में क्या होती है? वसा होती है। इसके साथ ही आपको एक बात और बता देता हूं कि अपने क्या है कि एक चीज़ और करेंगे। अभी कल तो नहीं कर पाया था संडे को, बट आगे क्या होगा? मंडे से सैटरडे कितने दिन हुए? 2 नहीं है, 6। कितने दिन हुए? 6 दिनों में अपने करेंगे। जो भी वीडियो में जो भी अपना सिलेबस है वो अपने क्या करेंगे? करते जाएंगे। ठीक है, और जो 7वां दिन है, 7वां दिन कौन सा है? संडे। कौन सा है? संडे को विटामिन डी लेने के बाद अपने क्या करेंगे? वीडियो ऑन करेंगे। आप वीडियो ऑन करना, मैं वीडियो बना दूंगा। उसमें अपने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो प्लस में क्या है कि जो भी अनुमानित या अनुमान लगा के अपने देख लेंगे। भी क्वेश्चन को देखने में पता लग जाता है भी क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। एक अंदर से ये आवाज़ आ जाती है, एक तो तुक्का भेड़ ही जाता है। ठीक है, वो प्लस में क्या है कि मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो आप ऐसे नोटबुक ले लेना, उस पर लिख देना संडे नोटबुक। ठीक है, उसमें क्या है? क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा। संडे को आप जो वीडियो डालूंगा उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा भी सरल रेखा किसे कहते हैं, फिर ऑप्शन में ए बैसद, ये जरूरी नहीं। हो सकता है ऐसे भी करवा दूं, बट हो सकता है सीधी लाइन लिखवा के और उसका सीधा क्या करवा दूं? आंसर करवा दूं। मतलब आपको क्वेश्चन आंसर करने से मतलब है वो मैं आपको दूंगा, आप करवा लेना। वादा है आपसे कि आप उन क्वेश्चन को संडे जो नोटबुक होगी उसको आप पेपर से पहले, ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा साल न पढ़ें, आखिरी रात को पढ़ के पेपर दें। वो कौन सी चीज़ होती है? वो कौन से एग्ज़ाम होते हैं? वो होते हैं स्कूल लाइफ के एग्ज़ाम हुए या हुए कॉलेज लाइफ के एग्ज़ाम, जहाँ आपको क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है। जिस टाइम पे आप कंपटीशन में आ गए और आपकी गर्दन ऐसे घूम गई ना इधर, मतलब देखने के लिए, ठीक है, या पीछे बारी बारी पीछे देख रहे हैं, बारी बारी आगे देख रहे हैं, जिस दिन गर्दन घूम गई कंपटीशन क्लास में, उस दिन आपका सिलेक्शन कैंसिल है, 100% नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि आपने इधर उधर ध्यान दिया, कंपटीशन में आपसे आगे बहुत बैठे हैं, ठीक है, निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो क्या करना है अपनों को, वो पढ़ के जाना है। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन में ये नहीं होगा, कंपटीशन में एक ही चीज़ है, आप क्या करो कि पूरा साल जिस दिन पहले दिन आपने पढ़ाई किया उसी दिन आप, जिस दिन पेपर है उससे पहले वाले दिन को कैंसिल कर दो, उससे पिछले वाले दिन तक रेगुलर पढ़ाई करो, एक लेवल में पढ़ाई करो, तब आपका सिलेक्शन होगा। पीछे वाले दिन को क्यों छोड़ रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि पीछे वाले दिन भी पढ़ाई करते हैं, उसके कारण क्या है, आप जितना पढ़ा है सिलेक्शन होना होगा उसी में कर लेंगे। अपने क्या है कि उस दिन उस टाइम तक जितना पढ़ लिया, उसके बाद एक दिन बीच में आप गैप दो, तन्हाई से रिलैक्स करो, बिल्कुल अच्छी तरीके से नींद लो। क्यों? क्योंकि अगर आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में नींद आ गई ना, फिर नींदे लेना चाहिए आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी है, आप यूपीएससी कर रहे हो, आरएएस कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बहुत से एग्ज़ाम, पटवारी रीट, ठीक है। तो उसमें ये क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। आपको बता ही दिया रीट पटवारी, इसकी अपने क्या कराएंगे, साइंस करवाएंगे, रीट पटवारी, एसआई, एसएससी, एलडीसी इसकी, ठीक है। अब अपने देखते हैं अगली है जाफराबादी। कौन सी है? जाफराबादी भैंस की एक नस्ल जाफराबादी। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात के गिर जंगल है। कौन सा जंगल है? गुजरात में गिर जंगल है वहाँ। और काठियावाड़ व जाफराबाद क्षेत्र, काठियावाड़ व जाफराबाद क्षेत्र, ये क्या है? ये क्या है? ये है उत्पत्ति स्थान किसका? जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थान है। क्या है? ये है जाफराबादी भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? गुजरात के गिर जंगल और काठियावाड़ व जाफराबाद क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषता। की अगर बात करें तो ठीक है, शारीरिक विशेषता की बात करें तो पशु कैसे हैं कि बहुत भारी हैं। क्या है? भारी हैं। और भारी है, साथ में क्या है? रंग कैसा है? काला है। रंग कैसा है? काला है। ये वही भैंस है जो अपने बाबू को कहती है कि बाबू मुझे आपकी पलकों पे बैठना है। जिस भैंस के, मतलब समझ रहे हो आप, तुलना कर लेना मैं किससे बोल रहा हूँ, जिसके बैठने से सोफा भी 2.5 इंच नीचे बैठ जाता है, वो भी अपने बाबू को बोलते है कि मुझे आपकी पलकों पे बैठना है। देख क्या ज़माना है, ठीक है। तो क्या है, ये बहुत ही क्या है, भारी भैंस है। कैसी है? भारी भैंस है और बड़े आकार की है। और इसका जो क्या बात करें, इसके कलर, इसका रंग कैसा है? काला। रंग काला। पशु कैसा है? बड़े आकार का। कैसा है? बड़े आकार का। वह भारी, ठीक है। इसके बाद अपने देखेंगे कि इसके जो सींग है, सींग कैसे हैं? सींग है इसके छल्लेदार। कैसे हैं? छल्लेदार। आगे से कैसे हैं? छल्लेदार। सींग इसके कैसे हैं? छल्लेदार। इसके सींग है भारी। कैसे हैं? भारी सींग। और इसका जो मस्तिष्क है वो कैसा है? भारी। और इसके जो अयन है, अयन कैसे हैं? विकसित। सींग व मस्तिष्क क्या है? भारी। सींग व मस्तिष्क भारी व अयन क्या है? विकसित। बीच में अगर आपको कोई कमी खामी लगे कोई वीडियो में, कोई भी सर आप यहाँ गलती कर रहे हो, या कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्यों? कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया हुआ, तो वो देखने के लिए नहीं बनाया होता,
ठीक है। ये इसलिए नहीं बनाया होता, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके के, शानदारी अंदाज के बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, कमेंट में जाएंगे ऐसे, कमेंट बॉक्स में जाने के बाद क्या करेंगे कि देखेंगे, अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो लकड़ी है, क्या बात है, उसके बॉक्स पे कंप्लीट किया, पूरी जानकारी नहीं, ठीक है, फिर बैक किया, फिर बैक करने के बाद मैसेज टाइप करेंगे हाय, फिर हाय हो जाएगी। कंपटीशन की तैयारी करने वालों हाय निकल जाएगी, ठीक है, अगर ऐसा किया तो ठीक है। ऐसा नहीं करना है, अपने क्या कि पूरी करें, और आपको जो अपनी पूरा वीडियो देखें अंत तक, और उसको क्या है कि जहाँ भी आपको लगे कि सर ये वाला पॉइंट दोबारा समझाओ, दोबारा समझाना पड़ेगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ये और बात है। अगर किसी ने भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि सर ये वाली बात दोबारा बताओ, अब ऐसे नहीं है कि कोई मजे लेने के लिए लिख दे कि सर पूरा टॉपिक दोबारा समझाना, कुछ क्या है कि शरारती बच्चे होते वो लिख देते हैं पूरा टॉपिक सर दोबारा समझाना, फिर हम क्या, पूरा टॉपिक ऐसे नहीं होता, बात पूरे टॉपिक में 1 2 4 कितने होते हैं, इतनी समझ में नहीं आती, इतनी बातें होती हैं महत्वपूर्ण। अब मैंने जितना भी करवाया उसमें से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए 1, हो सकता है 2 बन जाए, और हो सकता है न भी बने, ठीक है, वो अपनी किस्मत है, ठीक है। और अब आपने ध्यान दिया तो आपकी किस्मत है। अब क्या है, सींग व मस्तिष्क क्या है, भारी, और अयन कैसे हैं, विकसित। सींग व मस्तिष्क कैसे हैं, भारी, अयन कैसे हैं, विकसित। तो अपने ने क्या देखा कि सींग व मस्तिष्क क्या है, भारी, अयन क्या है, विकसित। अब क्या है कि ये इसकी विशेषताएं पहले बता देता हूँ आपको। एक तो इसकी क्या विशेषता है कि ये है दुधारू नस्ल। कैसी नस्ल है, दुधारू नस्ल। इसके बाद ये जो है 2 नंबर की, ये इसके नाम का क्या है कि श्रेष्ठ मादा पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या है, श्रेष्ठ मादा पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद माथा कैसा है, इसका माथा है गुंबद के आकार का। कैसा है, गुंबद के आकार का। इसके गल कंबल व जबड़ा है, इसके दोनों ओर क्या है, सफ़ेद रंग की पट्टी पाई जाती है। गल कंबल व जबड़े के दोनों ओर क्या है, सफ़ेद रंग की पट्टी पाई जाती है। माथा कैसा है, गुंबद के आकार का है, दुधारू नस्ल है, और क्या है, मादा पुरस्कार, ठीक है, श्रेष्ठ मादा पुरस्कार। और क्या है, इसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इसके आ जाएगा यहाँ, या ठीक है, करते हैं कोशिश। तो इसका कैसा है कि श्रेष्ठ मादा पुरस्कार, क्या है, श्रेष्ठ मादा पुरस्कार, ठीक है, श्रेष्ठ मादा पुरस्कार। दुधारू नस्ल है, ठीक है सर, दुधारू नस्ल क्या है, श्रेष्ठ मादा पुरस्कार, दुधारू नस्ल। ठीक है। इसके बाद आप देखो कि आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने ये बताया कि इसका माथा कैसा है, गुंबद के आकार का है। कैसा है माथा, गुंबद के आकार का, ठीक है। और इसके जो जबड़ा है और गलकंबल, उसके गलकंबल व जबड़े के दोनों ओर क्या है, सफ़ेद रंग की पट्टी। गलकंबल व जबड़े के दोनों ओर सफ़ेद रंग की पट्टी, ठीक है। ये इसकी क्या है, विशेषताएं। एक रह गया क्या शायद, हाँ, इसे क्या है, मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। मिनी एलिफेंट, ठीक है। अब आप इसका ले लीजिए टोटल का स्क्रीनशॉट, पूरे का ले लिया, ठीक है। अपनों ने क्या देखा, जाफराबादी। जाफराबादी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, गुजरात के गिर जंगल, गिर वन, और क्या है, काठियावाड़ व जाफराबाद क्षेत्र में। शारीरिक विशेषताएं की बात करें तो इसका शरीर कैसा है, भारी। कैसा है, भारी। रंग कैसा है, काला। आकार कैसा है, शरीर का बड़ा है, ठीक है। और सींग इसके कैसे हैं,
आगे से छल्लेदार है। कैसे आगे से छल्लेदार, ठीक है। इसके बाद सींग व मस्तिष्क क्या है, भारी, और अयन क्या है, विकसित। सींग व मस्तिष्क क्या है, भारी, अयन क्या है, विकसित। श्रेष्ठ मादा पुरस्कार, ठीक है, श्रेष्ठ मादा पुरस्कार दुधारू नस्ल है और मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। गल कंबल व जबड़े के दोनों ओर क्या है, इसके सफ़ेद रंग की पट्टी है। माथा कैसा, इसका गुंबद के आकार का है। कैसा है, गुंबद के आकार का है। तो आप इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। और अपने क्या करते हैं, इसको करते हैं इरेज। ठीक है, आज अपने करेंगे इतना ही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के होने के साथ साथ आप ICR जेट वालों को भी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को करें लाइक और शेयर, और चैनल को करें सब्सक्राइब स्टडी पॉइंट को। और आपने क्या है आगे और RAS इसकी जो रीट SI SSC LDC और पटवारी इनकी इसकी, और राजस्थान का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसकी साइंस अपने करेंगे क्लियर, ठीक है, RPSC एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। और इसके बाद अपने थोड़े टाइम बाद ये जो बुधवार से ही अपने क्या है शॉर्ट वीडियोस भी बनाना चालू करेंगे। और उसके बाद एक अपने काम करेंगे कि अपने नेशनल लेवल की जो भी साइंस है, मतलब जिसमें क्या है पूरी एक तरीके से बताया हुआ, अकेला राजस्थान का ही नहीं पूरे का लिया हो, वो भी अपने करेंगे। शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा, आपको बताया। और आप ज़रूर संडे टॉपिक नाम से बुक वो नोटबुक लगा लें, उसमें से क्वेश्चन पक्के पुट होंगे। और वीडियो को अगर आपको नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। और उसके पास में क्या है बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करें। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।